बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 7। अब जो आप लोगों की बुक का हो गया चैप्टर नंबर 7 और मीटिंग्स। चैप्टर नंबर 7 मीटिंग्स किस चीज़ से डील करता है? ये डील करता है मुलाकात से। किसकी मुलाकात? सर खास तौर पे मुलाकात किनकी? डायरेक्टर्स की और शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की मुलाकात। तो हम कहते हैं कि आप क्या करें, अपने डायरेक्टर्स तो कहते हैं कि आकर आप अपने लोगों के साथ जरा मिल लीजिए। तो डिफरेंट तरह की मुलाकात होती है। कौन सी मुलाकात कब करवानी है, किस तरीके से करानी है, किस टाइम के लिए, किस मौके के लिए कौन सी मुलाकात ज्यादा अप्रोप्रिएट है, तो हम उस हवाले से बात कर रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पर देखा, थोड़ा सा लास्ट क्लास को मैं रिकैप करूंगा। हमने यहाँ पर देखा कि दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। आप सबको पहले मुझे कंफर्म कीजिएगा, आवाज क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है सबको? ठीक है। तो हमने बात शुरू की दो तरह की मीटिंग्स। नंबर वन, डायरेक्टर्स की मीटिंग। नंबर टू, मेंबर्स की मीटिंग। डायरेक्टर्स की मीटिंग कितने तरह की होती है? बोर्ड मीटिंग होती है और एक कमेटी मीटिंग होती है। मेंबर्स की मीटिंग भी दो तरह की होती है, एक किसी स्पेसिफिक क्लास की और एक जनरल मीटिंग, मतलब सबकी। जनरल मीटिंग में भी तीन तरह की खास मीटिंग्स होती है। नंबर वन, स्टैच्यूटरी मीटिंग या फिर एनुअल जनरल मीटिंग, या इसके अलावा तीसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो ये तीन आपके पास मीटिंग्स होती हैं जनरल मीटिंग की टाइप्स के अंदर। अब इन तीनों मीटिंग्स के अंदर फर्क क्या था? हमने इन तीनों मीटिंग्स को एक साथ डिस्कस किया था। तो स्टैच्यूटरी मीटिंग के लिए पहले मैं स्टैच्यूटरी मीटिंग की सारी बातें करता हूँ यहाँ पर एक साथ। स्टैच्यूटरी मीटिंग, आपने 21 दिन पहले उसका नोटिस भेजना है। ठीक है। डायरेक्टर्स बुला सकते हैं। हर पब्लिक कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है उसको करवानी है, या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनी जो कि एक साल के अंदर 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 पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई है उसको भी करवानी है। अर्लियर ऑफ कब करवानी है? सर आपने करवानी है ये 180 दिन कहाँ से? कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से, या 9 महीने इनकॉर्पोरेशन। तो आपको अगर ये डिसाइड करना है कि स्टैच्यूटरी मीटिंग की डेडलाइन कब तक की है, कि मुझे इस डेट से पहले पहले करवानी है, तो वो डेट डिसाइड करने के लिए आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि मेरे पास कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब हुआ, दूसरी चीज इनकॉर्पोरेशन कब हुई। आप ये दोनों तारीखें उठाएंगे, इन दोनों तारीखों में इनकॉर्पोरेशन के अंदर 9 महीने डाल देंगे और कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के अंदर 180 डेज, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स बनते हैं, वो ऐड कर देंगे। फिर आप देखेंगे कि आपके पास जो आंसर आया वो 180 डेज, वो 180 डेज जो आपने ऐड करे, तो आपके पास जो आंसर आया उनमें से अर्लियर ऑफ क्या आया? 180 डेज ऐड करने के बाद एक डेट आ रही होगी फॉर सपोज ए, और 9 मंथ्स ऐड करने के बाद एक डेट आ रही होगी फॉर सपोज बी। इन दोनों में से अर्लियर ऑफ पहले कौन सी डेट है? तो लेट से ए डेट पहले आ रही थी, तो वो आपकी डेडलाइन कंसीडर की जाएगी किस चीज के लिए? स्टैच्यूटरी मीटिंग के लिए। अच्छा सर, अगर हमने स्टैच्यूटरी मीटिंग नहीं करवाई बल्कि एक एजीएम करवा ली, तो सर जरूरत नहीं है स्टैच्यूटरी की। क्यों नहीं है सर जरूरत? क्योंकि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट का मकसद क्या था? आप कंपनी जब शुरू करते हैं ना, जब आप कंपनी शुरू करते हो तो आप इनिशियली एक मीटिंग करते हैं मेंबर्स के साथ। उन्हें बताते हैं कि कंपनी कैसे बनी, क्या हुआ, कितने पैसे आए, कहाँ से आए, क्या अंडर राइटिंग, अभी उसके कंटेंट्स भी देखेंगे। वो सारी मीटिंग आप उनके साथ करते हैं और फिर आप उन्हें कहते हैं बस हम ये आपको बताना चाहते थे। क्योंकि अभी देखें, आप गौर करें, आप जिस टाइम पर स्टैट्यूटरी मीटिंग करवा रहे हैं, तो वो तो इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने, सही है, पूरा साल ही नहीं हुआ। या फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से 6 महीने, तो अभी तो मैं ये तो बता ही नहीं सकता कि मेरे कितने पैसे कमा लिए। तो अभी के लिए वो बात इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। सही है। और बिजनेस एजेंडा, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जो बातें बताई हैं, और वो बातें क्या होती हैं, मैंने अभी आपको ब्रीफिंग दी। तो वो बातें जो अभी आपने स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में बताई हैं, वो क्या होती है अभी देखेंगे दोबारा से। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की सारी बातों को, सारे एजेंडास को आप क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके। फिर आपने देखा था कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर आप क्या करेंगे?
लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जो भी आपकी कंपनी के अंदर मेंबर्स हैं, आप उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगे और वो लिस्ट कहाँ पर रख देंगे? अपनी स्टैच्यूरी मीटिंग के अंदर, ताकि जो भी आने वाले लोग हैं वो देखते रहें। इस मीटिंग को टाइम टू टाइम मुलतवी भी किया जा सकता है। सर अगर स्टैच्यूरी होती है देन एजीएम आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर होगी? नहीं, स्टैच्यूरी मीटिंग और एजीएम का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इस बात को समझिएगा। स्टैच्यूरी मीटिंग का और एनुअल जनरल मीटिंग की डेडलाइंस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये टाइमलाइन में आपको खास तौर पे नजर आ रहा है। ठीक है। स्टैच्यूरी मीटिंग की टाइमलाइन डिसाइड करनी है आपने, तो आप दो तारीखें देखेंगी, एक कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और एक इनकॉर्पोरेशन। इसकी बेस पर आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरी स्टैच्यूरी मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए। फॉर सपोज 1 जनवरी को मैं इनकॉर्पोरेट हुआ और जो भी मैंने कैलकुलेशन वगैरह की, तो पता चला कि स्टैच्यूरी मीटिंग हो जानी चाहिए विद इन 9 मंथ्स और 30 सितंबर तक। मैंने अभी ये अज्यूम किया आसान रखने के लिए। 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का मेरे पास टाइम है स्टैच्यूरी मीटिंग का। तो एनुअल जनरल मीटिंग का इस 30 सितंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। एनुअल जनरल मीटिंग का ताल्लुक किससे है? इन कॉर्पोरेशन के विद इन 16 मंथ्स आपने करवानी है। तो मैं 1 जनवरी से 16 महीने देखूंगा, मैं भूल जाऊंगा कि स्टैच्यूरी मीटिंग कब हुई। ठीक है। ओके, एनुअल जनरल मीटिंग सर ये भी 21 दिन पहले आपने नोटिस देना है डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स बुलाएंगे, ये चीज हर कंपनी को करानी है सिवाय सिंगल मेंबर कंपनी के। क्यों सर, सिंगल मेंबर को क्यों आप नहीं बुलाने दे रहे? क्योंकि सिंगल मेंबर तो अकेला बंदा है, वो क्या अपने आप से बोलता रहे कि यार तुम मेरे साथ, ये तुमने इतना कमाया, तुमने वो किया, हमने ऐसे कारोबार शुरू किया, जो किया मैंने खुद ही किया। ये कब करवानी है? एजीएम। एजीएम आपने करवानी है विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहली एजीएम मुझे 16 महीने के अंदर अंदर करवानी है। कब से 16 महीने? इनकॉर्पोरेशन से 16 महीने। अच्छा सर, पहली एजीएम तो मैंने करवा ली, फिर सेकंड एजीएम के लिए क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये एनुअल जनरल मीटिंग है, मतलब हर साल होनी चाहिए, तो आपने हर कैलेंडर ईयर में एक दफा लाजमी करवानी है। अच्छा सर, कैलेंडर ईयर तो बहुत बड़ा होता है। पहली एजीएम के लिए तो आपने एक तारीख, डेडलाइन दे दी, इसके लिए भी कोई डेडलाइन तो होगी। हाँ, इसके लिए डेडलाइन ये है कि 120 डेज ऑफ कहाँ तक, जो आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है उससे 120 डेज तक आपके पास डेडलाइन है। तो यूजुअली यूजुअली आप जो देखते हैं कि जिन कंपनीज का 30 जून ईयर एंड होता है, बड़ी कंपनीज का, उनका ऑडिट 30 जून के बाद शुरू होता है, ऑडिट वाले स्टूडेंट्स खास तौर पे। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी ये बात बताई थी कि यूजुअली ऑडिट 3 महीने चल रहा होता है। तो वो 3 महीने इसी वजह से चल रहा होता है कि 3 महीने आपका ऑडिट चलेगा, ऑडिट वगैरह सब फाइनलाइज होगा। देन वो अपनी एजीएम प्लान करते हैं कि हमने ये एजीएम रखनी है लेट से इस तारीख को। तो आप देखेंगे कि कंपनीज की एजीएम अक्टूबर से पहले पहले हो जाती होंगी, सितंबर अक्टूबर में हो जाती हैं। क्यों सर? क्योंकि कम हो बेश 120 डेज आपके 4 महीने बनते हैं, और जून से लेकर, मतलब 30 जून के बाद से जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर क्या बन जाते हैं आपके? 4 महीने। मींस 1 ईयर में स्टैच्यूरी एंड एजीएम हो सकती है। देखिए 1 ईयर में स्टैच्यूरी, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा आपकी, आप क्या पूछना चाह रही हैं? स्टैच्यूरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। लॉ ये कह रहा है कि अगर आप एनुअल जनरल मीटिंग पहले करवा लेना, क्योंकि आपको टाइम हमने क्या दिया? 16 महीने। 16 महीने से पहले पहले, 16 महीने के अंदर अंदर इत्तेफाकन ऐसा हुआ कि वो जो 9 महीने की डेडलाइन डेडलाइन थी स्टैच्यूरी की, आपने स्टैच्यूरी मीटिंग नहीं करवाई बल्कि डायरेक्ट एनुअल जनरल मीटिंग करवा दी। तो क्योंकि एनुअल जनरल के लिए तो गुंजाइश ज्यादा थी, 16 महीने, आपने वो गुंजाइश जल्दी यूटिलाइज कर ली, आपने जल्दी मीटिंग करवा ली। तो इस सूरत में आपको स्टैच्यूरी मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है। आपस में इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है कि स्टैच्यूरी के 1 साल बाद करवानी है या एनुअल जनरल से 1 साल पहले, ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इसमें। सर फर्स्ट ईयर में विद इन 1 ईयर दोनों हो सकती हैं। पहले स्टैच्यूरी हो देन एजीएम हो, बिल्कुल हो सकती हैं। लेकिन सोचें कोई ऐसा क्यों करेगा? हो सकती हैं क्योंकि गौर करें 1 जनवरी को मेरी इनकॉर्पोरेशन हुई,
ठीक है। और 2 जनवरी को मुझे कॉमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया। तो मैंने क्या किया, मैंने ये देखा कि मेरे पास जब मैंने डेडलाइन चेक करी तो 9 मंथ्स आ रहे थे 30 सितंबर पे, और 180 डेज मेरे पास आ रहे थे तकरीबन 30 जून या 1 जुलाई के करीब। तो इस हिसाब से मेरी डेडलाइन क्या बनेगी सर, जुलाई का महीना, 1 जुलाई 2 जुलाई। मैंने 1 2 जुलाई से पहले पहले, लेट से अज्यूम करते हैं कि मई के अंदर ही मैंने स्टैच्यूरी मीटिंग करवा दी। ठीक है। जब मैंने स्टैच्यूरी मीटिंग कराई तो पता चला कि 30 जून मेरा ईयर एंड हुआ, और 30 जून को ही मैंने क्या करा, एनुअल जनरल मीटिंग करा दी। तो देखें आप, एक कैलेंडर ईयर के अंदर ही आपने 2 मीटिंग्स करवा दी, दोनों करवा दी। तो इस चीज पर पाबंदी नहीं है, लेकिन खुद सोचें कोई ऐसा क्यों करेगा। अगर उसको ये प्लान होगा कि मैंने स्टैच्यूरी मीटिंग और, नहीं मैंने अभी कोई टाइमलाइन बनाई नहीं, मैंने टाइमलाइन जबानी एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों को ये वाली बात समझ नहीं आई तो मैं टाइमलाइन भी बनाकर समझा देता हूँ, इशू नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हुई है वाली? तो अगर स्टैच्यूरी मीटिंग और एनुअल जनरल मीटिंग का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, मैं फिर ये चीज बता रहा हूँ, इसको आपस में मिक्स मत कीजिएगा, अलग अलग रखिएगा। स्टैच्यूरी मीटिंग के 1 साल बाद होना या इसी साल होना, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अगर आप ऐसी हरकतें करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि विद इन 1 ईयर आपके पास दोनों मीटिंग्स हो रही होंगी, कि एक 2025 साल है उसके अंदर स्टैच्यूरी मीटिंग भी हो रही है और एनुअल जनरल मीटिंग भी हो रही है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ऑर्डिनरी बिजनेस। सर ये क्यों होती है हमारे पास एनुअल जनरल मीटिंग, हमने ये तो देख लिया कब होती है, क्यों करवाते हैं हम। सर या तो अकाउंट्स अप्रूव करवा रहे होंगे, फाइनल डिविडेंड वगैरह होगा, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट होगी, डायरेक्टर्स का इलेक्शन होगा, या कोई स्पेशल बिजनेस हो सकता है। और क्या बातें हैं इसके हवाले से। सर, लिस्टेड कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कहाँ पर होगी सर, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस वाले शहर के अंदर या उसके किसी करीबी शहर के अंदर। सर अगर लिस्टेड कंपनी के ज्यादातर मेंबर्स किसी और शहर में, मिसाल के तौर पे कराची में एक कंपनी है यूनिलीवर, उसके ज्यादातर मेंबर्स हैं लाहौर के अंदर, मोर देन 10%। तो अगर वो 10% लोग यूनिलीवर से एक गुजारिश करेंगे, देखें हम आपकी एजीएम अटेंड करना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर्स के ऊपर कोई लाजिम नहीं है कि वो अटेंड करें। सही है। आपने पैसा लगाया हुआ है, आपका कारोबार है, आपको नहीं देखना मत देखें। सही है। तो कंपनी के ऊपर लाजिम है कि उसने करवानी है, मेंबर के ऊपर लाजिम नहीं है कि आपने अटेंड करनी है। क्योंकि सोचें, जिम्मेदार कौन है, कंपनी, तो कंपनी के ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी लगाई कि आपको लाजमी मीटिंग करवानी है। मेंबर आए नहीं आए वो उसका मसला है। ठीक है। तो हुआ ये कि 10% से ज्यादा लोग लाहौर में बैठे थे, उन्होंने बोला यार हम यहाँ लाहौर में बैठे हैं, काइंडली हमारे लिए भी कुछ अरेंजमेंट करवाएं। अब जाहिर है हम इतने सारे लोग लाहौर से कराची आए, तो हमारा फ्लाइट का खर्चा, एक टाइम की फ्लाइट कोई 40-50 हज़ार रुपए की पड़ेगी मुझे, तो मैं 40-50 हज़ार रुपए बेयर करूं मीटिंग अटेंड करने के लिए। आप कोई सस्ता सा हल निकाल दें, और एक भी नहीं, बहुत सारे लोग। बहुत सारे का मतलब ऐसा बंदा जो कि 10% से ज्यादा शेयर होल्डर करके बैठा हुआ है, तो वो बहुत अहम बंदे हैं। तो आप क्या करें, कंपनी क्या करे, उनको उनके शहर के अंदर वीडियो लिंक की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देगी। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो 10% लोग कम से कम 7 दिन पहले कंपनी को बताएं, क्योंकि उनको भी तो मार्जिन दें कि यार हम क्या करेंगे, एक होटल में जगह बुक कराएंगे किसी छोटे से, उस होटल में एक प्रोजेक्टर अरेंज कराएंगे, और वहां पर एक स्क्रीन वगैरह लगाएंगे, फिर उसके बाद आपको इंटरनेट फैसिलिटी, ये सब करने के बाद हम कनेक्ट कर पाएंगे ना। ऐसे थोड़ी आप कल बोलें कि यार हम लोग नहीं आ सकते, आप हमारे लिए ऑनलाइन अरेंज कराओ। तो एक दिन के नोटिस पे कुछ भी नहीं होगा सर। उसके बाद मेरे पास एक चीज आती है, और वो है ईओजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ये आपने करवानी है कम से कम 21 दिन पहले। इसका नोटिस भी जाएगा 21 दिन पहले, लेकिन शर्त क्या है सर, अगर कंपनी कोई ऐसी कंपनी है जिसके जो मेंबर्स हैं या जिसके शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि एग्री कर जाएं कि यार जल्दी करवा लो, और वो एक अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी में कम लोग होंगे। ठीक है। और काफी सिमटे हुए लोग होंगे, और पता चलेगा कम भी लोग हैं, सिमटे हुए लोग हैं, अनलिस्टेड कंपनी है। तो आप इस सूरत में क्या करें, अगर सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं तो इस सूरत में आप जल्दी भी करवा सकते हैं। उसके बाद ये कौन बुला सकता है सर, ये डायरेक्टर्स को ही बुलानी है। तो अल्टीमेटली तीनों मीटिंग्स डायरेक्टर ही बुला रहे होते हैं। लेकिन ईओजीएम
के बारे में हमने बात की थी कि ईओजीएम एक ऐसी चीज है जो कि बहुत खास मकसद पर की जाती है, और खास मकसद को अगर डायरेक्टर सीरियस ना ले रहे हो तो इस सूरत में आपको इजाजत है कि आप खुद से करवा सकते हैं। तो अगर वो खास मकसद डायरेक्टर नहीं समझ रहे तो इस सूरत में आप लोग खुद से मीटिंग करवा सकते हैं। तो ईओजीएम कौन कौन बुला सकता है? डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं, और ऐसे मेंबर जो कि बार बार डायरेक्टर्स को बोल रहे हैं कि बराए मेहरबानी आप मीटिंग कॉल कर लीजिए, आप ईओजीएम बुला लीजिए, हमें ये मैटर डिस्कस करना है, और डायरेक्टर्स आपकी बात को सीरियस नहीं ले रहे, तो इस सूरत में डायरेक्टर्स भी मीटिंग बुला सकते हैं, वो तो हमने समझ लिया। लेकिन ऐसे 10% लोग जिन्होंने जिन्होंने डायरेक्टर से गुजारिश की थी, तो वो 10% लोग मिलकर भी खुद से मीटिंग बुला सकते हैं। ओके, इससे कनेक्टेड हमने एक बात पढ़ी थी कि सर डायरेक्टर्स एक्शन ना लें, क्या मतलब इस बात का? ये हुआ कि आपने डायरेक्टर्स को बोला कि भाई ईओजीएम करवाओ, डायरेक्टर्स ने 21 दिन के अंदर अंदर आपकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं जवाब की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा 21 दिन के अंदर मीटिंग करवाओ, 21 दिन में आपको कोई जवाब तो दें, कोई तसल्ली दें, नहीं, कुछ नहीं दिया। इस सूरत में वो 10% लोग क्या करें? 10% लोग जमा हो और बोले डायरेक्टर हमारी बात नहीं सुन रहे, हम क्या करते हैं, एक होटल बुक कराते हैं, अपनी मीटिंग कराते हैं, मीटिंग में जो भी फैसले होते हैं हमारे, वो करते हैं और इनको भिजवा देते हैं। तो हमने मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में फैसला किया, और वो फैसला कंपनी को भिजवा दिया, उसके साथ बिल भी भिजवा दिया कि इतना खर्चा हो गया, बनाए मेहरबानी आप क्या करें, इसको एक्सपेंस आउट कर दें, इसको पे कर दें। और कंपनी वो खर्चा कहां से पे करेगी? वही डायरेक्टर जो जवाब नहीं दे रहे थे ना हमारी बात का, हम उन्हीं की तनख्वाहों में से पे कर देंगे। अच्छा, ये क्यों, कौन कौन करवा सकता है? सर कोई भी कंपनी जिसको जरूरत पड़े करवा ले। कब करवानी है? सर वैसे तो कभी भी करवा सकते हैं, साल में कोई मखसूस दिन नहीं है कि आपने साल खत्म होने के 10 दिन के अंदर, आपने ईयर एंड से 25 दिन पहले, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपको जरूरत हो करवा लें, ये जब आपके मेंबर्स आपसे बोले उसके 90 दिन के अंदर अंदर करवा लें। इसमें क्या मकसद होगा? कोई ना कोई स्पेशल बिजनेस हो रहा होगा। तो ये सारी बात हमने पढ़ी थी किसके लिए? मीटिंग से रिलेटेड। स्टैच्यूरी रिपोर्ट कहां से बात शुरू हुई? स्टैच्यूरी मीटिंग में। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं जरा। हुआ ये कि नई नई कंपनी बनी, कौन सी? अज्यूम करते हैं कि ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, पहला साल है पीआईए का, नई नई कंपनी बनी, और आप लोगों ने भी शेयर ले लिया, भाई नई कंपनी खुली, आ जाओ सब शेयर देते हैं। सब जज्बाती हो गए। तो हुआ क्या? सबने जज्बाती होकर शेयर तो खरीद लिया। अब जब सबने शेयर खरीद लिया तो सबको पता चला, अरे यहाँ पे तो स्टैच्यूरी मीटिंग भी होती है, मीटिंग का मतलब दावत, खाना पीना, ओहो बड़ी अय्याशी होगी। तो एक कंपनी के कोई 5,000 मेंबर बन गए। सही है। अब स्टैच्यूरी मीटिंग अय्याशी के नाम पर सब लोग पहुंच गए, सारे मेंबर्स, के हम जाएंगे, खाना पीना करेंगे, अय्याशी करेंगे और वापस आ जाएंगे। उस मीटिंग का मकसद तो सर कुछ और था, हमने अपने मेंबर्स को कंपनी के बारे में कुछ बताना था। लेकिन हुआ क्या कि 5,000 लोग, 5,000 मेंबर्स पता चला उस हॉल में पहुंच गए। अब हॉल में 5,000 मेंबर्स आ नहीं सकते किसी भी इतने आम हॉल में। तो मुझे एक ग्राउंड बुक कराना पड़ा जहाँ पे टेंट वेंट लगे, 5,000 लोगों के खाने का इंतजाम। फिर जब इतने ज्यादा लोग होते हैं तो मामलात संभलते नहीं है, फिर क्या होता है? फिर आपकी मिसमैनेजमेंट होती है, लोग लड़ भी रहे होते हैं, मार भी रहे होते हैं, छीन भी रहे होते हैं, शोर शराबा, तो मकसद फौत हो जाता है। अगर आपने बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टैच्यूरी मीटिंग करवा भी ली तो देखिएगा क्या होगा। होगा ये कि आप मीटिंग करवा के अपनी सारी बातें बताएंगे कि अरे हमने कंपनी ऐसे बनाई, कंपनी वैसे बनाई। तो जिस तरीके से स्कूल में जब स्पीच चल रही होती थी और सारे बच्चे बैठे हुए सो रहे होते थे, इंतजार कर रहे होते थे कब खत्म हो गया हम क्लास में जाएंगे, ऐसे ही वहां पर सब सो रहे होंगे बैठे हुए, वो सब सो रहे होंगे बैठे हुए, और डायरेक्टर बेचारा बोलने के बाद पूछेगा किसी का कोई सवाल, तो वो 5,000 लोग जागेंगे नींद से, नहीं नहीं कोई सवाल नहीं, खाना कब खुलेगा, मेरा सवाल ये है आपसे। तो इस तरह के लोग अगर स्टैच्यूरी मीटिंग में आएंगे तो मकसद फौत हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक काम किया, हमने कहा कि यार एक काम ऐसा ना करें कि जो जरूरी लोग हैं सिर्फ वो ही आए मीटिंग के अंदर, और गैर जरूरी लोग मीटिंग में आए ही ना। गैर जरूरी लोग जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है किसी सवाल में, किसी बात में, वो आए ही ना मीटिंग के अंदर। तो हमने क्या किया,
ऐसे लोगों के लिए एक हल निकाला। वो हल था स्टैचुरी रिपोर्ट। अब स्टैचुरी रिपोर्ट के क्या फायदा हुआ? स्टैचुरी रिपोर्ट का फायदा ये हुआ कि आप मीटिंग के अंदर जो जो बातें करने वाले हैं वो सारी बातें आप इस रिपोर्ट के अंदर पहले ही बता दें समराइज फॉर्म में कि हम इस मीटिंग में ये बातें करेंगे, ताकि 5,000 में से 4,000 लोग, बल्कि 5,000 में से 2,000 लोग तो शायद वो मीटिंग का लेटर देखें और देखते यार ये मीटिंग फिर फजूल में, हटाओ इसे। बचे हुए 3,000 लोगों में से 2,500 लोग ये बोले कि यार हमने ये मीटिंग के रिपोर्ट पढ़ी, दैट इज स्टैच्यूरी रिपोर्ट, और हमने ये रिपोर्ट पढ़कर फैसला किया कि यार इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जिस पर हमें सवाल करना चाहिए, हमें क्यूरी हो, तो हम सेटिस्फाइड हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो बचे 500 लोग। इन 500 लोगों में से भी 50-100 ने कहा कि यार हमारा सवाल बहुत अहम है, मतलब 50-60 लोगों ने डिसाइड किया हमें बहुत जरूरी सवाल करना है। तो ये 50-60 लोग उठकर पहुंचेंगे कहाँ? उस मीटिंग के अंदर। तो कहाँ 5,000 लोग आ रहे थे और आपने उसको शॉर्ट लिस्ट करके 50 कर दिया। अगर आप ये बताते ना ना कि हम मीटिंग में क्या डिस्कस करेंगे, क्या बातें होंगी, तो इस सूरत में तो पता चलेगा कि 5,000 लोग पहुंच जाएंगे वहां पे। तो ये है आपके पास स्टैच्यूरी रिपोर्ट। तो जैसे स्टैच्यूरी रिपोर्ट आई तो फिर उसके कंटेंट्स भी आ गए, और जहां कंटेंट्स आ गए तो वहां याद करने वाली बात भी आ गई। तो कंटेंट्स ऑफ स्टैच्यूरी रिपोर्ट, स्टैच्यूरी रिपोर्ट में क्या क्या बातें आती हैं? सबसे पहले, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड बाय कंपनी डिस्टिंग्विशिंग फॉर कैश एंड अदर। तो सबसे पहले आपने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में ये बताना है कि टोटल आपके पास कितने शेयर्स आपकी कंपनी ने अलॉट किए हैं, कैश में कितने गए और अदर देन कैश कितने गए। टोटल कैश रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड, आपने टोटल कितना कैश रिसीव किया जितने आपने शेयर्स अलॉट किए थे। फॉर शेयर्स अलॉटेड अदरवाइज देन इन कैश, डिटेल्स ऑफ कंसीडरेशन, अगर आपने कोई ऐसे शेयर्स दिए थे जो कि कैश के अलावा थे, उनकी कंसिडरेशन कितनी आई वो आपने डिटेल्स बतानी है सारी। Summary of receipts and payments prepared to a date not earlier than 15 days before date of statutory report under separate heading. Receipts from shares, debentures and other sources. Payments made, balance remaining in hand and estimate of preliminary expenses showing separately any commission or discount paid or to be paid on issue of shares or debentures. In summary, आसान लफ्जों में क्या बात बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है आपको कोई पैसे आए, कोई पेमेंट हुई, कब तक, वो डेट में बताता हूँ, अभी कब की बात कर रहा है, लेकिन कौन कौन सी रिसीट्स और पेमेंट्स? सर शेयर्स, डिबेंचर से या किसी और जराये से कोई पैसे आए हो, आपने कोई पेमेंट वगैरह की हो, या फिर आपके पास जो आखिर में बैलेंस आ रहा हो वो बताना है आपने, और कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई कमीशन, कोई डिस्काउंट्स वगैरह, उनका एस्टिमेट भी आप उसके अंदर एंटर कर रहे होंगे। तो आसान लफ्जों में ये आपसे कैश के बारे में मालूमात लेना चाह रहा है कि आपकी कैश की पोजीशन क्या है, वो आप बताएंगे समराइज फॉर्म के अंदर। क्या हमारे इतने पैसे रिसीव हुए, हमने इतनी पेमेंट्स करी, इन इन जगहों पर करी, हमने इतना कमीशन पे किया, हमारे पास इतने पैसे बच गए। तो ये सारी बातें आप इन समरी अपने मेंबर्स को बता रहे होंगे। अच्छा, अब जहां कैश की बात आई कि आपने किस डेट तक बतानी है, सर सवाल ये उठेगा, अज्यूम मैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेज रहा हूं आज 23 दिसंबर को, सही है? मेंबर्स को ये रिपोर्ट मिलेगी कब? 25 तारीख या 26 तारीख को। तो किस डेट की मिलेगी उनको? 25-26 की तो मिल नहीं सकती, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2-3 दिन पहले तो भेजनी है। अब मैं आज अगर रिपोर्ट भेजूंगा तो मुझे 2-3 दिन उसको बनाने में भी लगेंगे। तो इसीलिए लॉ ने आपको क्या कहा कि नॉट अर्लियर देन 15 डेज बिफोर डेट ऑफ स्टैच्यूटरी रिपोर्ट, मतलब आपकी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट की जो भी तारीख है उससे 15 दिन से ज्यादा का फासला नहीं होना चाहिए। मतलब कि वो जो कैश की रिसीट्स आ रही होंगी, वो जो कैश की पेमेंट्स आ रही होंगी, वो जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट की 15 डेट से 15 दिन पहले, 15 दिन पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसको एक बार टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं।
मेरी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पर डेट आ रही थी, लेट से 25 दिसंबर 25। ठीक है। तो मुझे लॉ ने कहा कि देखो बात सुनो, तुम्हारे जो कैश की तुमने डिटेल्स बताई ना, इन समरी तुमने कैश का जो लेजर है वो एक्सप्लेन किया है। अगर मैं आपसे आसान लफ्जों में कहूँ तो कैश कितना रिसीव हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ, कैश कितना पे हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, कोई एस्टिमेट, कोई एक्सपेंस वगैरह, वो सारी बातें भी आ जाएंगी। फिर उसके बाद इसका तुम्हारे पास बैलेंस सीडी आ रहा होगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना है। ये तीन चार चीजें तुम क्या करो, इनकी समरी बनाओ और बता दो। अब किस डेट पर तुमने ये बैलेंस सीडी करना है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ये डेट क्या होनी चाहिए इस बैलेंस सीडी की, और यहाँ पर जाहिर है वो ट्रांजैक्शन भी फिर उस डेट के हिसाब से आ रही होंगी। तो लॉ ने कहा कि इसकी क्लोजिंग डेट, मतलब ये आपने कहां तक लेना है, ये आपने लेना है नॉट मोर देन 15 डेज अर्लियर। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिसंबर 2025 तक जा सकते हैं। मतलब मैं 9 तारीख का बैलेंस ले सकता हूं? नहीं, आप 10 तारीख को भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा 11 ले लूं? हाँ 11 ले लें, आगे जितना जाए मसला थोड़ी है, लेकिन 10 तारीख तो लाजमी आपने इंक्लूड करना है। बात समझ में आई हमारी? तो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट से कम 15 दिन, तो 10 तारीख से पीछे नहीं जा सकते आप। हाँ 11 कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप तारीखें आगे बढ़ाएंगे आपके पास अल्टीमेटली डेटा बढ़ता चला जाएगा उसके अंदर। पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइजर। उन लोगों की जरा तारीफें बता दें, कौन लोग? सर आपकी कंपनी के डायरेक्टर्स कौन कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, सेक्रेटरी कौन है, हमारा ऑडिटर कौन है, कोई लीगल एडवाइजर है तो कौन है, तो उनके बारे में बता दीजिए कुछ। पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अगर आपने शेयर्स इशू करने पर कोई कमीशन वगैरह पे किया है तो आप वो भी बता दीजिए इसके अंदर। पर्टिकुलरली अगेंस्ट शेयर्स इशू टू डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव टू एंड टू द प्राइवेट कंपनीज इन विच सच पर्संस आर डायरेक्टर्स। आसान लफ्जों में रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी तो हम समझते हैं ना, ऐसे लोग जो हमारे जानने वाले हैं। तो आपके जानने वालों को आपने अगर कोई कमीशन वगैरह दिया है शेयर्स के बदले, तो आपने उनके बारे में भी, उनके पर्टिकुलर्स भी यहाँ पर बताने हैं। डिटेल्स ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड विद मेंबर्स अप्रूवल। अगर आपने मेंबर्स की अप्रूवल लेनी है किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो उसकी डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल देंगे। एक्सटेंट ऑफ कैरिंग आउट और नॉट कैरिंग आउट एनी अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद रीजंस फॉर नॉट कैरिंग आउट। सर हुआ क्या था कि जब मैं शेयर्स वगैरह इशू कर रहा था, प्रोस्पेक्टस वगैरह वाली बातें कर रहा था, तो मैंने लोगों को बुलाया कि मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो। मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए थे। पता चला 9 करोड़ रुपए तो आ गए, 1 करोड़ रुपए नहीं आए। तो मैंने बैंक के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि अगर जितना भी शॉर्टफॉल होगा वो कौन बेयर करेगा? बैंक बेयर करेगा। तो बैंक वो शेयर्स खरीदेगा। तो मुझे 10 करोड़ चाहिए थे, 9 करोड़ शेयर होल्डर्स ने दे दिए, मेंबर्स ने दे दिए, और 1 करोड़ जो नहीं आए, अब वो शेयर्स कौन खरीदेगा? बैंक खरीदेगा। तो इसे कहते हैं अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर मैंने कोई अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मैं उसकी डिटेल्स भी बताऊंगा। अगर मैंने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो मैं वो भी बताऊंगा। अगर मैंने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन उसे कैरी आउट नहीं किया, तो आप ये भी बता दें कि भाई हुआ क्या, कि सारे के सारे शेयर्स मेरे सब्सक्राइब हो गए, इस वजह से मैंने नहीं किया, तो आप ये बात भी बता सकते हैं। A brief review of affairs of company since its incorporation and the business plan। और आप एक ब्रीफ रिव्यू दे दें कि हमने कंपनी कैसे चलाई अपनी इनकॉर्पोरेशन से लेकर हम आगे इस कंपनी को किस तरीके से देख रहे हैं, ताकि वो जो लोग घर पे बैठे हुए हैं जिनको नहीं पता आप बिजनेस कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उनको जरा आपके बारे में पता चल जाए कि क्या आप उनका बिजनेस सही से चला भी सकते हैं या नहीं चला सकते। यहाँ तक कोई सवाल स्टैच्यूटरी रिपोर्ट तक? ओके। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के बारे में कुछ मजीद बात है। अब ये तो हमने कंटेंट्स पढ़ लिए, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट किस तरीके से आगे जाएगी। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर। तो कम से कम आपने चीफ एग्जीक्यूटिव से साइन करवानी है और कोई और डायरेक्टर से। अगर लिस्टेड कंपनी है तो वहां पर सीएफओ से भी आपने साइन करवानी है लाजमी।
ठीक है। रिपोर्ट शुड बी accompanied बाय एन ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन। आपने एक अदद रिपोर्ट लेनी है, किससे? ऑडिटर से। ऑडिटर्स रिपोर्ट किस बात के ऊपर? ये जो ऊपर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, हमने इतने शेयर्स दिए, इतने कैश पैसे ले लिए, इतनी रिसीट पेमेंट वगैरह, तो आसान लफ्ज में वो जो आपने कैश का बैलेंस बताया था, वो कैश का बैलेंस आप तो अपनी मर्जी से बता सकते हैं सर, वो ऑडिटेड बैलेंस होना चाहिए। वो अपनी मर्जी से आप होशियारी ना कर रहे हो कि मेरे पास तो अरबों रुपया आ गया, ऐसे नहीं करिएगा। बराए मेहरबानी आप क्या करिएगा कि वो जो कैश का बैलेंस है वो ऑडिटर की रिपोर्ट के साथ दिखाइएगा हमें। A copy of report along with auditor's report shall be filed with the registrar forthwith आफ्टर सेंडिंग रिपोर्ट टू द मेंबर्स। तो यही सारी चीजें हैं जो अभी आपने स्टैच्यूटरी रिपोर्ट आपने किसको भेजी? मेंबर्स को भेजी। स्टैच्यूटरी रिपोर्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट के साथ आप किसको भिजवा देंगे? रजिस्ट्रार को। कब भिजवाएंगे? टाइम नहीं दिया, जल्दी से जल्दी भिजवा दीजिएगा। तो जैसे ही आपने मेंबर्स को भिजवाई उसके फौरन बाद आप रजिस्ट्रार को भिजवा देंगे। ओके। अच्छा, इसके अलावा अब हम बात करते हैं, मीटिंग्स के बारे में बात चल रही है। अगर डायरेक्टर्स वगैरह मीटिंग्स बुलाने में इंटरेस्ट नहीं लेते तो इस सूरत में मेंबर्स का हक मारा नहीं जाएगा। हम मेंबर्स से फिर भी कनेक्ट करेंगे, मेंबर्स को बुलाएंगे, लेकिन मसला ये डायरेक्टर्स नहीं बुला रहे तो क्या करें सर? इस सूरत में फिर माई बाप बीच में आ जाएगा, दैट इज एसईसीपी। एसईसीपी बीच में आएगा और फिर वो मीटिंग्स बुलाना शुरू कर देगा। तो एसईसीपी अपनी मर्जी से भी मीटिंग बुला सकता है, लेकिन ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसी वजह से मैंने ये बात ऊपर नहीं की कि ये मीटिंग कौन कौन बुला सकता है, स्टैच्यूटरी और एजीएम या ईओजीएम कौन कौन बुला सकता है। ये बात ऊपर ना करने की वजह यही थी कि नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर अगर आपके डायरेक्टर्स मीटिंग ना करवाएं तो फिर एसईसीपी जनरल मीटिंग करवा सकता है सर, कोई खास नहीं, नहीं कोई सी भी। स्टैच्यूटरी भी करवा सकता है, एनुअल जनरल भी करवा सकता है, ईओजीएम भी करवा सकता है मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे। SECP may give such incidental directions as it deems fit, including that even one member present can be treated as quorum. ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपके डायरेक्टर्स मीटिंग ना बुलाए तो इस सूरत में क्या करें? आपकी मीटिंग एससीसीपी भी बुला सकता है। एससीसीपी अपनी मर्जी की डायरेक्शंस भी दे सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक बात बताऊंगा आपको। एक लफ्ज होता है कोरम, एक लफ्ज होता है कोरम। क्या मकसद होता है इस लफ्ज का? इस लफ्ज का मकसद ये होता है कि देखिए, मीटिंग है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि आप लोग, वैसे हमारी क्लास में तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई भी बच्चा ना आए तो मैं फिर भी क्लास शुरू कर देता हूँ एक सर्टेन टाइम बाद। लेकिन कभी अगर क्लास में ऐसा होता हुआ आपने देखा हो कि यार अभी क्लास में सिर्फ दो तीन बच्चे आए हैं, क्या क्लास कंडक्ट करें? छोड़ो, क्लास आज कैंसिल कर देते हैं, किसी और दिन क्लास कर लेते हैं। ऐसा होता है ना? तो कितने बच्चे आए हो तो क्लास कंटिन्यू करें, और कितने बच्चे नहीं आए तो मैं कहूंगा यार छोड़ दो। तो दैट इज नोन एज कोरम। कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स या मेंबर्स जो कि मौजूद होने चाहिए ताकि हम मीटिंग शुरू करें। तो मिनिमम नंबर्स के ऊपर आपको लॉ ने गाइडलाइन दी है कि कितने मिनिमम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है। तो लेकिन अभी वो हम आगे पढ़ेंगे कि कितने बंदे होने चाहिए मीटिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात हो रही है कि एबनॉर्मल कंडीशन, एसईसीपी वाली कंडीशन, तो जहां एसईसीपी मीटिंग करवा रहा होगा वहां पर कोरम लॉ वाला नहीं, एसईसीपी वाला चलेगा। अगर एसईसीपी, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टर्स है ही नहीं ना, डायरेक्टर्स तो मान ही नहीं रहे बात। अगर सोचे, अगर ये बात क्यों बोली लॉ ने, मैं वो वजह बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है कि दुनिया में कोई ना कोई हरामीपन हुआ है, उसके बाद लॉ बीच में आया है। हरामीपन अगर थोड़ा सा गलत लफ्ज हो गया है तो मैं माजरत हुआ हूँ, लेकिन इन शॉर्ट, अगर कोई गलत काम हुआ है दुनिया में उसके बाद लॉ बीच में आया है। ठीक है। अब वो गलत काम क्या क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा? डायरेक्टर्स मीटिंग करवाना नहीं चाह रहे थे, एसईसीपी ने मीटिंग बुलाई, और पता चला कि फॉर सपोज कोरम था दो डायरेक्टर्स का, सर दोनों ही नहीं आए, मीटिंग कैंसिल हो गई। आपने मीटिंग दोबारा करनी है, फिर दोबारा करी, फिर तो ये मीटिंग डिले हो रही है। तो किसकी वजह से हो रही है? डायरेक्टर्स का मकसद तो पूरा हो गया। एसईसीपी की मीटिंग करवाने का मकसद क्या था?
कि कोई रुकावट बीच में ना आए, जो मैं कहूंगा वैसे होगा। तो इसीलिए लॉ ने यहाँ पर कहा कि देखो, अगर मैं मीटिंग बुला रहा हूं तो समझो मैं बहुत गुस्से में हूं, तो इस सूरत में ये मत बोलना कोरम वोरम। मैंने अगर बोल दिया एक मेंबर भी है तो मैं मीटिंग करूंगा, तो एक मेंबर कोरम बन जाएगा। बात समझ में आई? तो कोरम इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स या डायरेक्टर्स टू बी प्रेजेंट इन द मीटिंग, ताकि आप लोग मीटिंग की प्रोसीडिंग शुरू कर सके। तो वो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो इस चैप्टर में आगे बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि आगे जो बातें पढ़ोगे वो भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर अगर मीटिंग एससीसीपी बुलाए तो जो एससीसीपी बोल दे वो मान लेना खामोशी से। SECP may also direct the cost and expenses of such meeting to be borne by any of the officers, including directors. SECP क्या कर सकता है, जितने भी खर्चे आए मीटिंग के अंदर वो किसके ऊपर डाल सकता है, डायरेक्टर्स या ऑफिसर्स वगैरह के ऊपर डाल सकता है बड़ी आसानी से। अगर कोई पर्सन डिफॉल्ट कर जाए किस चीज में, मीटिंग करवाने में या एससीसीपी की बात मानने से, तो वो बंदा लायबल है किस चीज के लिए, लेवल 3 के लिए। तो अगर हमें जब गुस्सा आया हुआ है तो सोचें, इतना गुस्सा है लॉ को कि यार मैंने जब आपको कहा है मीटिंग करवाओ, तो इसका मतलब मीटिंग करवाओ। तो अगर लॉ एससीसीपी के कहने पर मीटिंग हो रही है तो कोरम वोरम वाली बात भी सब साइड हो गई। ठीक है। जब एससीसीपी के कहने पे मीटिंग हो रही है तो खर्चा भी कौन बेयर करेगा, डायरेक्टर्स ऑफिसर्स वगैरह भी कर सकते हैं। इतना गुस्सा कि अगर आपने ये वाली बात भी नहीं मानी ना मेरी, आप वैसे तो मीटिंग करवा नहीं रहे, और अगर आपने मेरे कहने के बावजूद भी मीटिंग ना करवाई, तो इस सूरत में आपके ऊपर लेवल 3 की पेनल्टी लगाऊंगा मैं। अब लेवल 3 की पेनल्टी बहुत कम जगह पर लगाई है इसने, तो समझे जरा, बहुत गुस्से में है यहाँ पर लॉ। यहाँ तक कोई सवाल? ओके, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स के कितने तरह की मीटिंग्स आपके पास हो सकती हैं, ये तो हमारा चैप्टर चल रहा है, सॉरी। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डिक्लेयरिंग मीटिंग एज इनवैलिड। आप मीटिंग को कब इनवैलिड कह सकते हैं, मीटिंग को कब इनवैलिड कह सकते हैं? तो अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि 10% लोग 30 दिनों के अंदर अंदर कोर्ट के पास चले जाएं तो कोर्ट एक्शन ले रहा होगा। ये बात अपने जहन में याद कर लें, यहाँ पर वो बात आपने रिकॉल करनी है। तो when there are material defects or omission in the notice or there is irregularity in proceedings of the meeting, तो अगर क्या हो, कोई मटेरियल डिफेक्ट रहा हो, या फिर नोटिस में आपने कोई बात ना की हो, गलत की हो, या एसईसीपी के हिसाब से कोई इरेगुलरिटी हो, ये बात 10% लोग, 10% मेंबर्स, वोट रखने वाले क्या करें, कोर्ट में पेटिशन फाइल करें, मतलब गुजारिश करें, और 30 दिनों के अंदर अंदर करें। Court may declare such proceedings or any part of the meeting invalid and may direct holding of fresh general meeting। तो इस सूरत में कोर्ट क्या कर सकता है, उस मीटिंग को इनवैलिड करार दे सकता है और ये कह सकता है कि आप एक नई मीटिंग करवा लें। यहां तक कोई सवाल? तो ये वो सिनेरियो कि अगर आपकी मीटिंग को हम इनवैलिड कह दें। क्लियर है मुस्कान? ऑलराइट। इसके बाद मेरे पास अगली चीज है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, नोटिस, स्पेशल बिजनेस, चेयरमैन, वोटिंग, प्रॉक्सी। ये सारी बातें भी आपके पास इस चैप्टर के अंदर आगे मजीद डिस्कस हो रही होंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नोटिस के बारे में। तो मीटिंग से ही मिलती जुलती कुछ बातें हैं। देखिए, मैंने बताया कि जब मीटिंग की बात चल रही है तो मीटिंग सिर्फ ये नहीं है कि मुलाकात कैसे करनी है, मुलाकात करने के लिए मुख्तलिफ चीजें हो रही होंगी। तो यहाँ पर वो आपको कुछ गाइडलाइंस दे रहा है लॉ किस हवाले से, कि अगर कोई नोटिस, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आपको भिजवाना हो, मतलब कंपनी को भिजवाना हो, या फिर ऐसी सीपी को या रजिस्ट्रार को भिजवाना हो, तो इस सूरत में आपको किन चीजों का ख्याल रखना है। अ डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन में बी सर्व्ड ऑन कंपनी और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर। तो अगर किसी शख्स को कंपनी से राब्ता करना हो या उसके ऑफिसर से राब्ता करना हो, तो वो कैसे करेगा? At registered office of company against an acknowledgement।
तो हम क्या करेंगे कि वो लेटर या वो डॉक्यूमेंट जो भी उसको भिजवाना है वो उसको लाकर देंगे और उससे बोलेंगे यार यहाँ पर साइन कर दो, जैसे कुरियर वाला आपसे साइन करवा लेता है। तो उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट बाय पोस्ट और कुरियर सर्विस। या तो आप बाय पोस्ट भिजवा दें, या फिर कुरियर सर्विस के थ्रू भिजवा दें, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिकली उनको ईमेल कर दें आसान लफ्जों में। इन एनी अदर मैनर एज बी स्पेसिफाइड, या फिर उस जगह पर जहां पर हमने वो डॉक्यूमेंट भिजवाने की बात की है, अगर हमने वहां तरीका बताया हुआ है, लॉ ये बात बोल रहा है, अगर हमने आपको ये तरीका कहीं अलग से बताया हुआ है तो उस तरीके को मानिएगा। ये सारी बातें मत शुरू कर दीजिएगा अप्लाई करना। अच्छा जी, अगर कोई लेटर एसईसीपी या रजिस्ट्रार को भेजना है तो आपके पास क्या तरीका है? आप अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट भी भेज सकते हैं, सही है। आप बाय पोस्ट और कुरियर सर्विस भी भेज सकते हैं, और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी भेज सकते हैं, या एनी अदर मैनर एज में बी स्पेसिफाइड, या फिर हम आपको जैसे बता दें। उसके बाद अगर मेंबर को भिजवाना चाह रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा मसले ज्यादा हैं सर। क्योंकि देखें एसईसीपी एक बड़ा इदारा है, बड़ा नाम है, कंपनी एक ही चीज है। मेंबर तो 10,000 हैं, 5,000 हैं, 4,000 हैं, और लिस्टेड कंपनी पता नहीं कितने हजार शेयर होल्डर्स हैं। तो इस सूरत में आप क्या करें सर? इस सूरत में आपको थोड़ी ज्यादा बातें बताई गई हैं। इस सूरत में आपको लॉ कहता है अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट सेंड टू ईच मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड ऑफिस। आप एक डॉक्यूमेंट उठाकर भेज दें किसको? हर मेंबर को उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर, और एनी अदर एड्रेस सप्लाइड बाय हिम, या जो एड्रेस वो बोल दे आप उस पर भिजवा दीजिएगा। लेकिन सर पता चले कि उसने तो बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आपने पाकिस्तान का एड्रेस ही बता रहा होगा आपका बंदा। नोटिस शैल स्टेट प्लेस, डे एंड टाइम ऑफ द मीटिंग। उस नोटिस के अंदर मीटिंग जो होने जा रही है उसकी जगह लिखी हो, दिन लिखा हो और वक्त लिखा हो। नोटिस में बी सर्व टू द मेंबर्स अगेंस्ट एन एक्नॉलेजमेंट, ऐसे ही आप एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं उनसे। पोस्ट या कोरियर सर्विस के थ्रू भिजवा सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भिजवा सकते हैं, या कोई ऐसा मैनर जो हम आपको बता दें। Notice along with a statement of business to be transacted shall be given to every member or class of members of the company as the case may be, every director, auditors of the company, any person who is entitled to a share in case of death or bankruptcy of a member if company has been notified of its entitlement। कहना चाह रहा है कि अगर आप नोटिस भिजवा रहे हैं किसी बिजनेस के हवाले से, कोई ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं बेसिकली, तो वो आपने हर मेंबर को भिजवानी है, या फिर क्लास ऑफ द मेंबर की जो उससे पर्टेन करती है, आपने उन लोगों को नोटिस भिजवाना है। फिर हर डायरेक्टर को भिजवाना है, ऑडिटर को भिजवाना है, और हर उस बंदे को जो मेंबर के मरने की सूरत में आपके पास अगला इंटाइटल्ड बंदा है, जिसके पास, जिसको मीटिंग में बुलाना चाहिए, जिसको नोटिस भिजवाना चाहिए, आप उसको भी ये नोटिस भेज रहे होंगे। शर्त क्या है? अगर कंपनी को इस बारे में पता चल गया हो कि ये बंदा मर चुका है या ये बैंकरप्ट हो चुका है। आसान लफ्जों में कि मिसाल लेता हूँ कि एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल आपने तो कहा हर मेंबर को भिजवाओ, तो क्या उसकी कब्र में जाके दें नोटिस? नहीं नहीं, उसके मरने के बाद जिस बंदे को उसका शेयर मिला है, आप उस बंदे को दे रहे होंगे। तो एनी पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन केस ऑफ डेथ और बैंकरप्सी ऑफ अ मेंबर। तो अगर आपको पता चल गया कि शकूर साहब का इंतकाल हो गया तो उनके बेटे को शेयर मिल गए, तो आप क्या करें? उनके बेटे को जाकर नोटिस प्रोवाइड कर। अच्छा, where a notice is sent by post, service of notice shall be deemed to be effected by properly addressing, prepaying, and posting at that end unless a contrary is proved to have been effected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of post। क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना ये चाह रहा है कि सर हुआ ये कि हमने तो भिजवा दिया, मगर पता चला कि मेंबर बोले मुझे तो मिला ही नहीं। तो ऐसी बातें होने से आप बोलेंगे क्या करें, मीटिंग नहीं करवाएं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने नोटिस भिजवाया है पोस्ट के थ्रू, सही है, गौर कीजिएगा, आपने पोस्ट के थ्रू भिजवाया है, सर्विस ऑफ नोटिस मतलब आपकी तरफ से भेजा हुआ नोटिस माना जाएगा कि आपने अपनी बात पूरी कर दी।
किन सूरतों के अंदर, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने एड्रेस प्रॉपर डाला है, मतलब नाम, उसका घर का पता, ये सारी चीजें, आपने पैसे पहले दे दिए, प्री पे कर दिया है, और आपने उसे पोस्ट कर दिया है, अगर आपने ये सारे काम कर दिए तो आप अपनी जिम्मेदारी से सुपुर्दोश हो चुके हैं। ठीक है। अब आपके ऊपर कोई शर्त नहीं है कि अगर मेंबर बाद में क्लेम करे मुझे तो लेटर मिला ही नहीं, तो इस सूरत में आप जिम्मेदार नहीं है, फिर वो कोरियर कंपनी की जिम्मेदारी है जिसके थ्रू आपने भिजवाया। आपने अगर एड्रेस वगैरह सब सही डाला है, आपने अगर पैसे पहले दे दिए हैं, और आपने उसे पोस्ट कर दिया है, तो इस सूरत में आपकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। हाँ, लेकिन अगर इसके बरक्स कोरियर कंपनी वाला ये प्रूव कर दे कि यार हुआ ये था कि इन भाई ने अपनी जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर डाल दी, लेकिन पता चला बाद में हमारे ऑफिस में आकर गन रख दिया और बोला ये लेटर डिलीवर मत करना, ये लेटर डिलीवर मत करना, तो अगर कोई बंदा आकर कॉन्ट्ररी प्रूफ कर दे, तो इस सूरत में तो बात कुछ और हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो जुमला लिखा है ये बहुत अहम है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। वैसे तो हम बोल रहे हैं कि ये नोटिस समझा जाएगा कि भेज दिया, लेकिन अगर इसके बरअक्स कोई बात प्रूफ हो जाए, अगर इसके ऑपोजिट कोई बात प्रूफ हो जाए, तो इस सूरत में हम वो वाली बात को मान लेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये बात फुल स्टॉप हो गई बस यही होगा, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्ररी प्रूफ कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि कोरियर कंपनी वाले ने साबित कर दिया कि ये मालिकान ने तो हमारे ऑफिस पे गन लाकर रख दी कि इसको डिलीवर मत करना, अब उनके सर से जिम्मेदारी हट गई, हमारे सर पे आ गई, हम क्या करें सर, और हमारे सर पे गन भी रखी हुई है। तो यहाँ पर उसने आपको कहा कि देखो बात सुनो, अगर कॉन्ट्ररी प्रूव हो जाए तो इस सूरत में फिर हम देखेंगे क्या करना है। To have been affected at the time at which the letter will be delivered in the ordinary course of post, तो जितने टाइम में वो डिलीवर हो जाता है उतने टाइम में हम समझेंगे कि डिलीवर हो गया। Accidental omission to give notice to or non-receipt of notice by any member shall not invalidate the proceedings at any meeting। सर आपने बोला कि मुझे तो मीटिंग में दावत नहीं दी, मैं समझूंगा कि मीटिंग हुई ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमने अपनी तरफ से सारे काम कर दिए और मीटिंग का नोटिस चला गया, ये जो ऊपर बातें बताई, एड्रेस सही था, प्रीपे भी कर दिया, पोस्ट भी कर दिया, अगर हमने ये सारे काम कर दिए, अगर हमने ये सारे काम कर दिए और कोई कॉन्ट्ररी प्रूफ भी नहीं हुआ, फिर भी अगर मेंबर को नहीं मिला, तो इस सूरत में मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि जो मीटिंग हुई वही गलत हो गई, वो हुई ही नहीं मेरी मौजूदगी के बगैर, मुझे तो लेटर मिला ही नहीं, हो सकता है आपको रिसीव हो आपने फाड़ के फेंक दिया हो। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बन जाए, तो इस सूरत में इसीलिए लॉ ने कह दिया कि देखो 5,000 लोगों की मीटिंग हुई है, या 50 लोगों की या 100 लोगों की मीटिंग हुई है, एक बंदे की वजह से मीटिंग कैंसिल नहीं होगी या मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। Members may participate in the meeting personally through video link और by proxy। तो members मीटिंग में कैसे कैसे आ सकते हैं, वो खुद से तो आ ही सकते हैं, लेकिन खुद से आने का टाइम नहीं है। मिसाल के तौर पे बहुत मसरूफ लोग हैं, वो तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का किसी कंपनी में शेयर है, वो थोड़ी हर जगह जा सकता है, तो वो क्या करेगा, वो एक बंदा अपॉइंट करेगा, बोलेगा मेरी बिहाफ पे तुम जाके मीटिंग अटेंड कर लो, तो उसे कहते हैं प्रॉक्सी, उसे कहते हैं प्रॉक्सी। तो मेंबर मीटिंग अटेंड कर सकता है खुद से भी, या उसका प्रॉक्सी कर सकता है, या फिर वो थ्रू वीडियो लिंक कर सकता है मीटिंग अटेंड। A notice may be given by the company to the joint holders of a share by giving the notice to the joint holder named first in the register of the members। मिसाल लेते हैं, एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं मैं और मुस्कान, हम दोनों के पास एक शेयर है उस कंपनी का, मतलब एक ही शेयर है, और हम दोनों उसके शेयर होल्डर हैं। तो अब सर सवाल, क्या दोनों को नोटिस आएगा? नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी है किसी एक को नोटिस भिजवाना। सर किसको भिजवाएं? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर के अंदर ऊपर आ रहा है। अब मिसाल के तौर पे यहाँ तो इत्तेफाकन मुनीब और मुस्कान दोनों एम से आ रहे हैं, हो सकता है कि एक खातून जिनका नाम आमना ले लेते हैं, आमना और मुनीब, तो आमना का नाम आ रहा होगा ए से, तो शायद उनका नाम रजिस्टर के अंदर ऊपर आ रहा हो। तो अगर उस शख्स का नाम ऊपर आ रहा है, तो आप सिर्फ आमना को नोटिस भिजवा दें, और मुनीब को नोटिस भिजवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आमना को मिलेगा तो अल्टीमेटली वो मुनीब को बता देगी, क्योंकि दोनों एक ही शेयर के मालिक हैं। For listed company, it shall be mentioned in the notice that if certain members
holding 10% of the total paid up capital or such other percentage as may be specified reside in a city, they may demand to provide them the facility of video link for attending the meeting. अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो मैंने आपको बताया इस सूरत में वो क्या करेंगे, वो कंपनी से गुजारिश करेंगे कि बराए मेहरबानी आप क्या करें, आप क्या करें कि हमारे शहर के अंदर वीडियो लिंक फैसिलिटी को अवेलेबल करवा दें। यहाँ तक कोई सवाल? ऑल राइट, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।